आप सभी को मेरी इस क्लास में स्वागत है आज की कक्षा में। और मैंने जो है आपको ध्वनि में जो स्वर का वीडियो है वो बना के भेज दिया है। अब आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन में स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अलग अलग इन सबकी परिभाषा है। तो स्वर के बारे में बताया गया था कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिनको बोलने में हमारे मुख के अंदर कोई बाधा नहीं होती, वो स्वर होते हैं। उसी का ठीक जो है विपरीत व्यंजन वर्ण होते हैं। देखिए लिखा गया है, जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुख के अंदर बाधा उत्पन्न होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात मुख के अंदर जो है स्वतंत्र रूप से वायु जो है बाहर नहीं निकल पाती, जो प्राणवायु होती है, और वो कहीं न कहीं स्पर्श करती है, तो इस वजह से वह वर्ण बोलने में बाधा होती है। इस वजह से यह व्यंजन है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। दूसरी बात, अर्थात व्यंजन वर्ण वह होता है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अगर स्वर उसमें नहीं है तो वह जो है व्यंजन वर्ण उच्चरित नहीं हो पाएगा। इस वजह से आप देख सकते हैं सभी वर्णों में लगभग अ जुड़ा होता है। जैसे क में देखिए अ जुड़ा है, ख में इसी प्रकार जो है क ख ग ग बोलने में ही अ और उस व्यंजन वर्ण का जो है ध्वनि सुनाई दे रही है। तो आप देखेंगे कि जो है व्यंजन वर्ण जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक। तो इसकी इतनी परिभाषा है या इतना इसका मतलब है, इसका आशय है, जिसे आप देख लें। फिर उसके बाद देखेंगे व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो 33 है, 33 है ना, 33 है। अधिकतर जो क्वेश्चन में पूछ देता है, प्रश्नों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है। अब देखिए वो किस प्रकार कौन कौन व्यंजन है 33 वर्ण में, इसकी क्या क्या श्रेणियां हैं। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले बांटा गया स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब आइए देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जो हमारे मुख के अंदर जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। उसे हम जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर हम कहें तो जब हम व्यंजन बोलेंगे तो जिह्वा हमारे मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ, इन सब सारे जगहों पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसलिए जो है इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय क्यों? क्योंकि जो है उच्चारण की दृष्टि से जो है स्थान में अलग अलग स्थान की अलग अलग है, लेकिन एकता लिए हुए हैं और वर्गों में विभक्त है। एक बार हम फिर पढ़ते हैं, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। तो अगर देखेंगे तो क वर्ग अलग जगह से अलग स्थान से बोला जाता है और एक अलग वर्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है च वर्ग, देखिए च वर्ग का ये वर्ग दूसरा है और इसका स्थान जो है बोलने का तालु है। ट वर्ग देखेंगे तो ट वर्ग का वर्ग दूसरा है और यह मूर्धा से बोला जाता है। त वर्ग देखेंगे तो ये जो है त वर्ग के अंतर्गत आता है और इसका उच्चारण स्थान दंत से है। प वर्ग, तो प वर्ग देखेंगे तो प फ ब भ म, ये जो है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। इस प्रकार ये स्पर्श व्यंजन हैं। हम जब और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर आएंगे समझाने के लिए कि अल्प प्राण महाप्राण क्या है, घोष अघोष क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। जैसे हम कह सकते हैं य, र, ल, व, इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये आधा स्वर होता है, आधा स्वर, ठीक है। ये भी प्रश्न बनता है। तो य, र, ल, व, ठीक है, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसको बोलने में प्राण या वायु हमारे एकदम अंदर से खींच करके बाहर निकलती है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन इसे बोला जाता है। और ये 4 होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका जो है आता है
एक मिनट थोड़ा सा। अब आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये है ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन क्या है देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु जिसमें उष्मा होती है, ठीक है, उष्म होती है। तो कहने का मतलब ये बोलने में हमारी श्वास एक प्रकार की रगड़ के साथ, घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तो वो होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, जैसा इसका नाम भी है ऊष्म व्यंजन। और ये भी क्या है, चार हैं, स स श ह। ठीक है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठीक, इसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। तो कह सकते हैं दो असमान व्यंजनों से मिलकर एक नए व्यंजन को बनाते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये देखेंगे तो असमान व्यंजन क और स, त और र, ज और य, ये य है। ठीक है, जिसे पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, च छ ज झ य तालव्य में। ठीक है, और इसके बाद एक स्र भी है। स्र नए प्रचलन में इसका वर्णन हो रहा है, स्र। ठीक है, ये तालव्य स और र मिलकर के बना है स्र। तो ये जो है क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। संयुक्त व्यंजनों की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। अब आगे देखेंगे अल्प प्राण महाप्राण। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन के कुल कितने कुल व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। फिर उसके बाद उसकी श्रेणियों में हमने देखा स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद देखा अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ये हैं, अगर हम ये कहें कि जो है 25 वो प्लस 8 ये, ठीक है, कितने हो गए, 33। ठीक, ये 33 जो है आपके व्यंजन कहलाते हैं। और उसके बाद स्वर हमने पहले ही बता दिया था, 11 कहलाते हैं। और अंग और अह जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं। उसी के नीचे और भी दो वर्ण बच जाते हैं, ड और ड़। ड और ड़ ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके नीचे बिंदी लगा देने से उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्रमशः इसे हम अगर हम कहें तो ये तो मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धा की सहायता से हमारी जीवा जो है तालु में चिपक करके बोलती है, तो हम इसे उच्छिप्त व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब तक आपके साथ इतना था। अब देखिए अल्प प्राण महाप्राण। ठीक, अल्प प्राण महाप्राण क्या है, तो अल्प प्राण महाप्राण जो है वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु का प्रक्षेपण, ठीक है, वायु निकलने की दृष्टि से, हमारे मुख से वायु कितनी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, अल्प मात्रा में निकल रही है, उसी की दृष्टि से इन दोनों व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन अल्प प्राण व्यंजन है, कौन महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें अगर हम आगे देखेंगे तो अल्प प्राण के उच्चारण में जो श्वास होती है पूर्व से अल्प मात्रा में निकलती है, यानी कि हवा, मुख की हवा जो है उसमें थोड़ी मात्रा में निकलती है, और इसमें जो हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है। इसमें जो है देखेंगे 1 3 5, तो हम क वर्ण का देखेंगे तो क ख ग घ ङ। इसमें कह रहा है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये है ना। तो इसमें कह रहा है पहला वाला, एक बार मैं फिर से लिख दूं। अगर हम क वर्ग लिखते हैं, क ख ग घ और ङ ये लिखते हैं, तो पहला और उसके बाद तीसरा और ये पांचवा, ये होते हैं ये क ग ङ। इसी के ठीक नीचे क च ट त प वर्ग में 1 3 5 जो संख्या पे जो भी व्यंजन रहेंगे वो सभी व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण। क्यों, इन व्यंजनों को बोलने में जो है वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वायु श्वास जो है अल्प मात्रा में निकलती है, और इनमें हाँ की ध्वनि नहीं है, यानी एच वर्ण नहीं जुड़ा है इसमें। ठीक, अब देखिए ठीक इसी प्रकार महाप्राण क्या है। महाप्राण देखिए, महाप्राण ठीक जो है अल्प प्राण का उल्टा है। इसमें जो है व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि होती है और श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे तो जैसे कहेंगे
कि हमने क, ख, ग, घ और ङ, ठीक। तो इसमें जो ये ख और घ है, अगर आप देखेंगे तो इसमें एच वर्ण, अगर अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट करें तो के एच होता है ना। तो इसी प्रकार जिसमें एच वर्ड जुड़ा है वो मान के चलिए कि वो क्या होता है, महाप्राण होता है। और इसको बोलने में प्राण जो है, श्वास जो है अधिक मात्रा में क्या करती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर, दूसरा अक्षर कौन है, ख, और चौथा अक्षर कौन है, ग। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे छ और झ। इसी प्रकार और उसके आगे देखेंगे तो ठ और ढ। तो ये सभी जो है व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और इसको पहचानने का तरीका है कि उन वर्णों का अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे, जैसे घ लिखे हैं तो हम जो है GH लिख देते, जिसमें H जुड़ा होता है तो वो मान के चलिए कि वो महाप्राण व्यंजन होता है, ठीक। तो ये आपका अल्पप्राण महाप्राण समझ में आया। और इसे कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो है स, ह, ये सभी क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। क्या होता है, महाप्राण होता है। हमें लगता है ये स नहीं होगा, ठीक है। स, ह, हालांकि ये पूरा कहा जाता है कि ये महाप्राण है, लेकिन ये जो दंत स है ये महाप्राण की श्रेणी में ना आकर के शायद अल्प प्राण की श्रेणी में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एच वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, ओके। अच्छा, और देखिए कहा गया है, इन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना होता है। श, श, स, ह। तो कुल मिला जुला करके ये जो है आपका महाप्राण व्यंजन है, ठीक। ये स के विषय में थोड़ा सा और पता करके हम आपको बता देंगे कि क्या है, क्योंकि अधिकतर हकार की ध्वनि आनी चाहिए और स में हकार की ध्वनि उच्चरित नहीं होती, इस वजह से ये शायद अल्प प्राण की श्रेणी में आएगा। लेकिन नियमतः जो है अंतस्थ व्यंजन अल्प महाप्राण होते हैं, इस वजह से ये भी उसमें आ रहा है। तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको अगली वीडियो में। तो फिलहाल ये सभी महाप्राण होते हैं। महाप्राण जिसमें हकार की ध्वनि होती है, श्वास ज़्यादा मात्रा में निकलती है, महाप्राण होते हैं। और वर्ण का जो है दूसरा और जो है चौथा अक्षर जो है, वर्ण का नहीं स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है वो अल्प प्राण होता है। एक बार और मैं बता दूं कि सभी जो है सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। विसर्ग महाप्राण होता है, ठीक। अनुसार अल्प प्राण होता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है ये अल्प प्राण और महाप्राण है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे जो है आपका घोष अघोष। हाँ, घोष अघोष में क्या देखना है, घोष अघोष में देखिए ये क्यों बांटा गया, घोष अघोष व्यंजनों को क्यों बांटा गया है। तो घोष अघोष का मतलब वो तो अभी अल्प प्राण महाप्राण वायु प्रक्षेप की दृष्टि से था। किस दृष्टि से, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, क्या, महाप्राण अल्प प्राण। अब जो है आपका जो घोष अघोष वो किस दृष्टि से है, तो ये नाद या गूंज की दृष्टि से, ठीक है। नाद या गूंज की दृष्टि से इसमें कितना नाद या गूंज होता है, जिसमें जो है स्वर तंत्रियाँ हमारी हैं, जो हमारी स्वर तंत्रियाँ क्या होती है, झनकृत होती हैं। क्या होती है, झनकृत होती है। जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियाँ झनकृत होती हैं, वो जो है क्या होता है, झनकृत होती हैं, तो वो घोष होता है। जो झनकृत नहीं होती वो क्या होता है, अघोष होता है। तो इसमें जो है व्यंजन वर्ण ही नहीं अपितु स्वर वर्ण भी आ जाएगा। स्वर वर्ण क्या होते हैं, सभी घोष होते हैं। क्या होते हैं, घोष होते हैं। और जिसमें व्यंजन वर्णों में अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या है। तो घोष में केवल नाद या गूंज का उपयोग होता है, अघोष में केवल श्वास का। अघोष जिसमें घोष ना हो, नाद या गूंज ना हो, केवल सांस का प्रयोग करके उन वर्णों को हम बोल देते हैं। और जिनमें गूंज या नाद हो वो जो होता है घोष, ठीक। तो देखेंगे तो घोष वर्ण स्पर्श व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण, अगर हम देखेंगे क, ख, ग, घ, ङ में ये दो वर्ण जो है पहला दूसरा, ये क्या होता है, घोष वर्ण होता है। इसी प्रकार नीचे जो है च, छ,
उसी प्रकार प फ ट ठ, है ना, ये सभी इसके नीचे जो है सब क्या हो जाएंगे, जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं वो पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाता है, घोष वर्ण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या हो जाता है, अघोष हो जाता है। एक मिनट क्षमा करें, ये जो है अभी मैं बता रहा था घोष वर्ण जो है, तो घोष वर्ण जो है तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। ठीक, अभी मैंने पूर्व में थोड़ा सा गलत बता दिया था। तो ये जो पहला और दूसरा होता है अघोष होता है, यानी क ख क्या होगा, क क ख क्या होगा, ये अघोष होगा, इसमें घोष नहीं है। ठीक, और जो है ग, घ और ङ ये क्या होता है, घोष होता है। ठीक, इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो जो घोष वर्ण होता है तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, अघोष वर्ण जो होता है पहला और दूसरा होता है। ठीक, अघोष वर्ण कह सकते हैं कि एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ कुछ मैंने गलत, तो इस यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत लिखा गया है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप बस इतना जानिए कि ये जो है घोष वर्ण जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, और जो अघोष वर्ण होता है पहला और दूसरा, यानी क ख ये जो है अघोष होगा। उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ जितने भी कह सकते हैं कि य र ल व, य र ल व ये जो है क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक, य र ल व अघोष होते हैं। ओके, ठीक, तो एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ घोष अघोष, तो पहला और जो दूसरा होता है, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, इसमें घोष नहीं होता, नाद या गूंज नहीं होती। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, ये जो है घोष होता है, सघोष, इसमें गूंज होती है, स्वर संक्रियाएं झनकृत होती हैं। ठीक है, ओके।